Hello students, in the last video we have discussed the mechanism of organic reactions. In that video we have discussed the various journal terms and then we discussed the carbocations, reactive intermediate, how they can be synthesized, how they can be stabilized. Out of primary, secondary, tertiary carbocation, which one is more stable, which one is least stable. How these carbocations can be stabilized using hyperconjugative effect, resonance effect and inductive effect. Now we will discuss the stability of carbocation. If possible, carbocations can be rearranged. We know out of primary, secondary and tertiary carbocation. Tertiary carbocations are more stable, followed by secondary, followed by primary. Now, if there will be a possibility, these primary carbocations can be rearranged to secondary and secondary can be rearranged to tertiary. This can happen with the help of hydride or methyl shift. Suppose, for example, we have primary carbocation. प्राइमरी कार्बोकेटाइन हमारे पास वो होते हैं जहाँ पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन से जुड़ी है. अब इस केस में अगर पॉसिबल है हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट के थ्रू ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन को हम सेकेंडरी या टर्शरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये वाली सेकेंडरी कार्बन है, तो अगर पॉसिबल है यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट से सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज़ मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है, अब ये वाली हाइड्रोजन मैं इसको ऐसे अज्यूम करूँ, ये हाइड्राइड H नेगेटिव यहाँ पे अटैच हो जाए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, H नेगेटिव स्पीशीज़ यहाँ पे अटैच हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज होएगा और मेरे पास इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज़ CH3 CH पॉजिटिव CH3. तो यहाँ पे मेरे पास ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था और रीअरेंज करके कैसे रीअरेंजमेंट 1 हाइड्राइड शिफ्ट से ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो गया. ऐसे ही सपोज मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन है, अगेन ये कार्बोकेटाइन भी मेरा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है बिकॉज जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है. अब इस केस में मेरे पास अगर ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, दैट इज़ 1 मिथाइल शिफ्ट, तो इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इस कार्बन पे चले गए, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH2 CH3 आ जाएगा. अगेन मेरे पास इस केस में ये मेरा प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, यहाँ पे जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन आ गया. इट मीन्स मेरे कार्बोकेटाइन अगर प्राइमरी है वो सेकेंडरी टर्शरी में, सेकेंडरी है वो टर्शरी में रीअरेंज अगर हो जाता है तो मेरे पास स्टेबल कार्बोकेटाइन आता है. ये रीअरेंजमेंट मेरा कैसे पॉसिबल है? थ्रू मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट. तो इन दिस वे मेरे कार्बोकेटाइन्स रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में बन जाते हैं. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है कार्बेनाइंस. आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. कार्बेनाइंस हमारे पास कौन सी स्पीशीज़ होते हैं? जहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है. दैट इज सपोज मेरे पास सबसे कॉमन एग्जांपल आ गई मीथेन है. मीथेन मॉलिक्यूल से मुझे कार्बेनाइन बनाना है. सपोज मैं कैसे बनाऊँगी? मेरे पास अगर मीथेन की एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाऊँ, जो बॉन्ड में ब्रेक करना चाहते हैं एटलीस्ट वो हाइड्रोजन में क्लियरली दिखा, मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह रहा है और एक H कम है मीथेन से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो अब मेरा बॉन्ड ये हेट्रोलिटिक क्लीव होएगा. हेट्रोलिटिक भी क्लीव कैसे होएगा? H पॉजिटिव स्पीशीज़ मेरी निकल जाएगी. जब मेरी H पॉजिटिव स्पीशीज़ निकल गई तो पीछे मेरे पास CH3 और दोनों ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे रह जाएंगे, तो मेरे कार्बेनाइन बन जाएंगे. या मेरी कार्बेनाइन कौन सी स्पीशीज़ होती है? जहाँ पे जब मेरे पास कोई एल्केन है या कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें H पॉजिटिव निकल जाए. H पॉजिटिव भी मेरा कैसे निकलेगा? H पॉजिटिव एसिड है, इसको निकालने के लिए आई नीड बेस. मैं इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करूँगी. अभी हम देखेंगे किन किन
कंपाउंड्स में मेरे पास कार्बन आयन ईजिली बन जाते हैं। कोई भी कंपाउंड मेरा तब बनता है, कोई भी इंटरमीडिएट मेरा तब बनता है अगर वो रिएक्टेंट की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल हो। स्टेबल कब होएगा? कोई भी फैक्टर उसे स्टेबल कर जाए। तो दैट मीन्स मेरे पास अगर मैंने कार्बन आयन बनाना है तो मेरे वो कंपाउंड्स में कार्बन आयन ईजिली बनेगा जहाँ पे वो कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाए। अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कोई भी चार्ज है, अगर वो उस चार्ज की इंटेंसिटी कम होएगी तो वो स्टेबल होएगा, बढ़ेगी तो अनस्टेबल होएगा। अब नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम कैसे कर सकते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा के। दैट मीन्स अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वैसे हम ग्रुप को G से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग तो लगा रही हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अब इसको मैं अगर किसी बेस के साथ ट्रीट करती हूँ तो मेरे पास बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो मेरे पास CH2 नेगेटिव और साथ में वो ग्रुप लग जाएगा। अब इस केस में अगर मैं मीथेन और इस मॉलिक्यूल का कंपैरिजन करूं, दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होएगा? अगर मेरा यहाँ पे G इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ G मेरे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेरा कार्बन आयन स्टेबल होएगा बिकॉज उस केस में नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो जाती है। बट अगर मेरा यहाँ पे अगर G मेरा डोनेटिंग ग्रुप है तो मेरा कार्बन आयन अनस्टेबल होगा बिकॉज डोनेटिंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी और बढ़ गई तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन आयन। हम कैसे बना सकते हैं? डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन्स। हम कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास विथड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो। सबसे कॉमन एग्जांपल इस केस में मेरे पास आ जाती है एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या कीटोन मॉलिक्यूल। अभी हम देखेंगे कैसे ये एल्डिहाइड कीटोन्स मेरे कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसको आप लोगों ने +1 +2 में एल्डोल रिएक्शन बहुत जगह पढ़ा है ना, जब हम इसे बेस के साथ ट्रीट करते हैं। बेस मेरा अल्फ़ा कार्बोनाइल के विद रिस्पेक्ट अल्फ़ा कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ H पॉजिटिव का लॉस होता है और यहाँ पे मेरे पास CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का कार्बन आयन बन जाता है। अब ये कार्बन आयन कैसे स्टेबल हो जाता है, कैसे स्टेबलाइज हो सकते हैं? हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज अगर सपोज मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है और ये इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। दैट मीन्स मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट डिस्पर्स हो गया। अगर डिस्पर्स हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है तो मेरा कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है। तो कोई भी कंपाउंड जिस केस में नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है तो उस केस में मेरा कार्बन आयन बनाने मेरे लिए ईजी है एज़ कम्पेयर टू उन कंपाउंड्स में जिस केस में वो डिस्पर्स नहीं हो रहा। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, बड़ी कॉमन से कंपाउंड है नाइट्रो एल्केन्स। अगेन इसको भी हम किसी बेस के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कार्बन आयन CH2 नेगेटिव कैसे स्टेबलाइज हो रहा है उसके लिए भी मैं नाइट्रो ग्रुप की एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड मेरे पास इस केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगी? CH2 डबल बॉन्ड NO नेगेटिव। अगेन इस केस में मेरे पास कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो गया तो मेरे पास ये कार्बन आयन्स भी स्टेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जिसमें नेगेटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन ऐसे स्टेबलाइज हो जाए। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स आ गई एसिटिलीन्स या टर्मिनल एल्काइन कंपाउंड्स। एसिटिलीन में ले लेती हूँ और टर्मिनल एल्काइन में मेरे पास एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड एक टर्मिनल पे है। इन मॉलिक्यूल्स को जब मैं बेस के साथ ट्रीट करती हैं तो मेरे पास इस वाले केस में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बनेगा। इस वाले केस में मेरे पास क्या बन जाएगा? अगेन बेस के साथ ट्रीट करके CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब इस केस इन दोनों केसेस में जो मेरी एल्काइंस में कार्बन आयन बन रहा है मेरा वो स्टेबलाइज होता है। क्यों स्टेबलाइज होता है? बिकॉज जो मेरी एल्काइन का ये कार्बन है ना ट्रिपल बॉन्ड वाली, ये sp कार्बन है एंड आउट ऑफ sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास sp में 50% s करेक्टर होता है, इसमें 33% होता है और यहाँ पे मेरे पास 25% एस करेक्टर होता है। एस मेरा
इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल होता है। मोर इज एस करेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ that orbital। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होएगी उतना वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। अब sp में 50% एस करेक्टर है, दैट मीन्स मोर एस करेक्टर हो गया, उतना ज़्यादा इस ऑर्बिटल ने इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर दिया। तो अब मेरे पास सपोज 3 केसेस हैं। एक केस में मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल के पास कार्बन आयन करेक्टर है, दैट इज़ मेरे पास ये वाला कार्बन आयन है जो इथेन से बना है। दूसरे वाले केस में मेरे पास एल्कीन से बना है। तीसरे केस में मेरे पास एसिटिलीन से बना है। तीनों केसेस में मेरे पास कौन सा कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा? बिकॉज इस केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। एस करेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये वाला कार्बन आयन मेरा मोस्ट स्टेबल होएगा और ये मेरा लीस्ट स्टेबल होएगा। तो जो हमारे कार्बन आयन है हाइब्रिडाइजेशन के एंगल से भी हम उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मोर इज़ द एस करेक्टर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑर्बिटल और मोर इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट ऑर्बिटल टू स्टेबलाइज दैट नेगेटिव चार्ज। तो इन दिस वे मेरी डिफरेंट कार्बन आइंस एल्काइन से मैं बना सकती हूँ। टर्मिनल एल्काइन से मेरा कार्बन आयन उन्हीं केसेस में बनेगा जहाँ पे वो स्टेबलाइज होता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अगर मैं किसी डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में कोई न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ऐड कर दो। नेगेटिव यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कार्बन एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मेरी यहाँ पे अटैक करेगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या स्पीशी बन जाएगी? इस केस में मेरे पास यहाँ पे CNA अटैक कर दिया, मेरे पास O नेगेटिव आ गया, तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन गई। कार्बन आयन अगर मैंने बनाना है तो मैं C डबल बॉन्ड C ले लूँगी। तो इस केस में मेरा कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज अटैक करेगी या मेरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मेरे पास C पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये मेरे पास वेरियस मेथड है जहाँ से मैं कार्बन आयन बना सकती हूँ। देन हमारे पास पॉइंट है कार्बन आयन फॉर्मेशन के बाद उनकी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। अब कार्बन आयन में मेरे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज हम कह रहे हैं, इट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल मीथेन ही ले रही हूँ। सपोज मीथेन मॉलिक्यूल है, उससे कार्बन आयन बन रहा है जो मेरा CH4 से मेरा CH3 नेगेटिव बन रहा है। CH3 नेगेटिव बन रहा है तो मैं इसकी अगर स्ट्रक्चर दिखाऊँ, मेरे पास 3 हाइड्रोजन है और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसी ऑर्बिटल में पड़ा होगा, दैट मीन्स टोटल मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए। मेरी कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट बैलेंस शेल में मेरे पास ये वाला हो गया। अब इस केस में मेरे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, मुझे 3 ऑर्बिटल चाहिए जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में प्रमोट होएगा। अब इस केस में मेरे 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4th ऑर्बिटल के पास मेरे पास, अब मेरा यहाँ पे मैं न्यूट्रल कार्बन की बात करी थी, रेडिकल वाली, यहाँ पे मैं कार्बन नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स एक मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, चाहे मैं यहाँ दिखा दूँ। उस केस में मेरी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कार्बन की sp3 होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, मेरे पास 3 सिग्मा ऑर्बिटल आ गई इस केस में और एक ऑर्बिटल में, इन तीनों में मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल है जहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेरी जो कार्बन आयन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ज्योमेट्री मेरी टेट्राहेड्रल होगी, बिकॉज 1
लोन पेयर पड़ा है तो मेरे पास डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल आ जाएगा। अब इस केस में मेरे पास डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल आ गया। अगर मेरा कार्बेनाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, मेरे कार्बेनाइन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, उस केस में मेरे पास सपोज यहाँ पे कार्बेनाइन मेरा ये वाला है, इस केस में मेरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन रही है, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। जब मेरा कार्बेनाइन किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेशन में है, उस केस में मेरा जो कार्बेनाइन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, बिकॉज उस केस में एक p ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाता है जो कि इस वाले p ऑर्बिटल के साथ डबल बॉन्ड बना देता है। तो मेरे कार्बेनाइंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के भी हो सकते हैं, sp2 के भी हो सकते हैं। sp3 जब वो किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, sp2 जब मेरे पास वो किसी के साथ कॉन्जुगेशन में। इसमें मेरे पास एक और एग्जांपल अलाइल कार्बेनाइन की आ जाएगी, और मेरे पास बेंजाइल कार्बेनाइन आ जाएगा। तो ये सारे कार्बेनाइंस मेरे थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं। इन केसेस में मेरे पास जो कार्बेनाइन की हाइब्रिडाइजेशन है, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी एंड कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कार्बोनाइंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेबिलिटी। दैट मीन्स हमारे पास क्लासिफिकेशन है कार्बोनाइंस की, ऑन बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोनाइन की बात करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोनाइन की मेरे पास स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये मेरा टर्शरी कार्बोनाइन है। सेकेंडरी में मेरे पास जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ी हुई है। प्राइमरी में मेरे पास जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो 1 कार्बन से जुड़ी हुई है। एंड मिथाइल कार्बोनाइन, मिथाइल ग्रुप पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब मेरे पास इन चारों कार्बोनाइंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आप इमेजिन कर सकते हो। मेरे पास कार्बोनाइन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ है। कोई भी चार्ज स्पीशीज़ पे अगर वो चार्ज इंक्रीज़ होता है वो अनस्टेबल होती है, वो चार्ज डिक्रीज़ होता है तो वो स्टेबल होती है। अब इस केसेस में चारों पे मेरे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। मोर इज़ द नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप इन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, मोर इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड लेसर इज़ द स्टेबिलिटी। मीन्स जितने ज़्यादा मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं उतना मेरा इंटरमीडिएट अनस्टेबल होएगा। जितने ज़्यादा मेरे पास विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं या डोनेटिंग ग्रुप का नंबर कम है उतना मेरा स्टेबल होएगा। तो मेरे पास मिथाइल कार्बोनाइन मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो मेरे मिथाइल वाला सबसे स्टेबल होएगा। तो कार्बोनाइन के केस में मेरी स्टेबिलिटी ऑर्डर, हम यहाँ पे कार्बोनाइंस की बात कर रहे हैं। मेरे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्शरी का उससे कम हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है, ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो गई। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो रही है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रेजोनेंस फैक्टर से। रेजोनेंस के केस में हम देखते हैं मोर इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। सपोज मेरे पास बेंजाइल कार्बोनाइन है, डाइबेंजाइल कार्बोनाइन है, ट्राइबेंजाइल कार्बोनाइन है।
अब इन तीनों केसेस में हम एक में चेक कर लेते हैं कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अगर मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, मोर इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। बेंजाइल के केस में हम देख लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, ये इलेक्ट्रॉन मेरे ऑर्थो पे चले गए, दैट मीन्स मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, देन उसके बाद पैरा पोजीशन पे, देन अगेन ऑर्थो पोजीशन पे, अगेन मेरे पास बेंजाइल कार्बेनाइन बन जाएगा। तो एक बेंजाइल ग्रुप की वजह से, एक जो मेरा फिनाइल ग्रुप है उसकी वजह से मेरे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। 2 हैं डबल हो गया, 3 हैं ट्रिपल हो गया, तो मेरे पास मोनो फिनाइल, डाई फिनाइल एंड ट्राई फिनाइल में ट्राई वाला सबसे स्टेबल होएगा, देन डाई वाला एंड देन मोनो वाला, बिकॉज मोर इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। रेजोनेंस में हमारे पास यहाँ पे तो है ना बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो हमने एरोमेटिक रिंग के साथ रेजोनेंस कर दी। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने करी थी जब मेरे पास एल्डिहाइड या नाइट्रो ग्रुप भी आ जाते हैं, उस केस में भी मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाई थी। दोनों केसेस में मेरे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो मेरे पास ये कार्बेनाइन भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी हमने अभी डिस्कस करा। मेरे पास अलग अलग मॉलिक्यूल है, इथेन, एल्कीन्स, इथीन एंड इथाइन। इस केस में जो मेरे कार्बेनाइन अभी थोड़ा टाइम पहले हमने ड्रॉ करे थे, फिर से कर रहे हैं, ये वाला कार्बेनाइन बन गया, यहाँ पे मेरे पास ये वाला कार्बेनाइन बन गया, यहाँ पे मेरे पास ये वाला कार्बेनाइन बन गया। इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस केस में sp2, इस केस में sp3, इस केस में 50% s करेक्टर है, इस केस में 33 और इस केस में 25। हमारे पास मोर इज दी एस करेक्टर, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो मेरे पास ऑन दैट बेसिस एल्काइन वाला मोस्ट स्टेबल हो गया, देन एल्कीन वाला एंड एल्केन वाला लीस्ट स्टेबल हो गया। तो इन दिस वे हम कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन तीनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल होते हैं जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तक हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया। दैट मीन्स अगर मेरे मीथेन से, हम एक वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके, एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। मीथेन मॉलिक्यूल है, उससे अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ निकल जाती है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ निकल जाती है एंड रेडिकल निकल जाती है। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ निकलती है, तो मेरे पास मीथेन की भी मैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर बना रही हूँ। H पॉजिटिव निकला, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के कार्बन पास रह गए, तो मेरे पास CH कार्बेनाइंस बन जाएगी। H नेगेटिव निकला, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की जो स्पीशीज़ जा रही है वो लेगी, तो पीछे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरा होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीव हो जाए, इन दोनों केसेस में हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुई, अगर मेरा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होएगा तो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जो भी निकलेगी H रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन लेगी, एक इस मॉलिक्यूल के पीछे छोड़गी, दैट इज़ मेरे पास रेडिकल्स बन जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की बात हो रही है। फ्री रेडिकल बनाने का मेथड है, हम किसी भी बॉन्ड को होमोलिटिक क्लीव करें। होमोलिटिक क्लीव करेंगे तो मेरे पास उस मॉलिक्यूल के पास जो रह जाएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो मेरे पास ये फ्री रेडिकल होते हैं। अब मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, दैट इज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये स्पीशीज़ मेरी
पैरामैग्नेटिक होंगी। कोई भी मॉलिक्यूल, अब मैं क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होमोलिटिकली क्लीव करती है, तो मेरे पास 2 क्लोरीन रेडिकल आ जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया फ्री रेडिकल्स बनाने का। कोई भी बॉन्ड मेरा होमोलिटिक क्लीव हो रहा है, होमोलिटिक मेरा हाई टेम्परेचर पे भी हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। सेकेंड मॉलिक्यूल है पेरोक्साइड्स मॉलिक्यूल। पेरोक्साइड्स हमारे पास स्पीशीज़ होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। आप लोगों ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा होगा। बेंजोइल पेरोक्साइड मेरे पास ये मॉलिक्यूल होता है। अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होती है। ये मॉलिक्यूल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, हल्का सा इसे वार्म करते हैं, ये मॉलिक्यूल ईजिली, ये लाइट की प्रेजेंस में ईजिली डिसोसिएट हो जाते हैं फ्री रेडिकल की फॉर्म में। ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 2 OH रेडिकल बन गए। जब भी रेडिकल दिखाना है मैं एक डॉट दिखाती हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और ये बॉन्ड हम फिश हुक एरो से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीशीज़ के पास चला गया, एक इसके पास, सिमिलरली एक इसके पास चला गया, एक इसके पास। अगेन मेरे पास यहाँ पे 2C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल बनेंगे। ये मॉलिक्यूल भी आगे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे डॉट है, कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करेगा। दैट इज़ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्या स्ट्रक्चर होती है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये वाला बॉन्ड क्या, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक ऑलरेडी था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इसके पास चला गया। तो आफ्टर लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास यहाँ पे 2 फिनाइल रेडिकल्स बन जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मेथड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। हम लोगों ने पढ़ा ना, चाहे टेम्परेचर पे चाहे हीट करने पे मेरे पास यहाँ पे बॉन्ड्स अनस्टेबल होते हैं। यहाँ एक और हमारे पास कॉमन बड़ा कंपाउंड है टेट्राइथाइलेट। ये मॉलिक्यूल को भी हम जब हीट करते हैं तो मेरे पास मिथाइल रेडिकल बनते हैं। तो ये मेथड्स हो गए हमारे पास फ्री रेडिकल बनाने के। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। मेरे पास फ्री रेडिकल्स में मीथेन की ही हम बात करें। मीथेन के केस में 3 बॉन्ड है, मुझे 3 ऑर्बिटल चाहिए जिनके पास जो सिग्मा ऑर्बिटल बनाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, और एक मेरे पास ऑर्बिटल फ्री इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए। दैट मीन्स जब मेरी हाइब्रिडाइजेशन होगी 3 ऑर्बिटल मेरी हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब मेरे पास कार्बन पी की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट 2s2 2p2। मेरे पास यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 ऑर्बिटल मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ चाहिए। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरा प्रमोट होता है 2s से 2p में, मेरे पास ये अरेंजमेंट आ जाता है। 3 ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिड जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। दैट मीन्स ये ऑर्बिटल मेरे हाइब्रिड हो जाएंगे और ये p ऑर्बिटल मेरा अनहाइब्रिड रह जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक s और 2 p ऑर्बिटल मेरी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर आ जाता है। बॉन्ड एंगल मेरे पास प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। एंड एक p ऑर्बिटल जो परपेंडिकुलर पड़ा है sp2 प्लेन मेरा, सपोज इस प्लेन में p ऑर्बिटल मेरा ऐसे आ जाएगा, तो मेरे पास p ऑर्बिटल उस केस में परपेंडिकुलर पड़ा है और उस केस में मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो मेरे पास फ्री रेडिकल की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी विद 1 इलेक्ट्रॉन इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। देन उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। दैट इज हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी की बात करेंगे। मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी,
अब इस केस में मेरे पास कौन सा कार्बन आयन कौन सा फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होता है। कहते जो हमारे पास जहाँ पे मोर इज़ द नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। और हम इनकी स्टेबिलिटी इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से भी देख लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सपोज मेरा मीथेन से मिथाइल रेडिकल बनेगा, इथेन से मेरा इथाइल रेडिकल बन गया, प्रोपेन से मेरे पास अगर यहाँ से हाइड्रोजन चली जाती है तो मेरे पास सेकेंडरी रेडिकल बन गया। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, यहाँ से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल चला जाता है तो मेरे पास जो मेरे पास फ्री रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी हम उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं। अब चारों के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी स्मॉल होएगी वो रेडिकल इजीली बन जाएगा। जब हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर करते हैं, इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस केस को मैं डेल्टा 4 लिख रही हूँ, सबसे लीस्ट होती है। लीस्ट होती है तो ये बॉन्ड मेरा इजीली क्लीव होएगा, इजीली क्लीव होएगा तो ये मेरा वाला रेडिकल टर्शरी वाला सबसे स्टेबल होएगा। देन उसके बाद मेरे पास ये वाली कि मैं 3 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेरी 2 से कर रही हूँ, ये 1, तो मेरे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर 1 के केस में सबसे ज़्यादा हो गया, 2 में उससे कम, 3 में मेरे पास उससे कम हो जाएगा। तो मेरे पास रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शरी मेरा मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय मेरा सेकेंडरी, फॉलोड बाय मेरा प्राइमरी एंड मिथाइल वाला मेरा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे सकती हूँ। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशीज़ तब बनती है अगर उस केस में मेरी ये स्पीशीज़ स्टेबल है तो उसे बनाने में मुझे लेस एनर्जी चाहिए होती है। अब इस केस में हमने स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखी, टर्शरी वाला मोस्ट स्टेबल है, इस केस में मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मुझे सबसे कम वैल्यू चाहिए, सेकेंडरी में उससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, प्राइमरी में उससे ज़्यादा चाहिए, और मिथाइल के केस में सबसे ज़्यादा चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेडिकल्स। देन उसके बाद हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन से हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इथाइल रेडिकल है, देन उसके बाद मेरे पास सेकेंडरी रेडिकल है, देन उसके बाद मेरे पास टर्शरी रेडिकल था। मोर इज़ द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ दैट रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकलाइजेशन होती है बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। अब इस केस में मेरी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये मॉलिक्यूल एज ए एच रेडिकल ब्रेक हुआ, ये एच रेडिकल ने यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ दिखा रही हूँ ना, ये रेडिकल आ गया। अब ये मेरा नो बॉन्ड आ गया ना, बिकॉज ये मॉलिक्यूल होमोलिटिकली हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे रेजोनेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनी, ये वाली स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है कि इस केस में कैसे ड्रॉ होंगी। इस मॉलिक्यूल की हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मेरे पास ये बन गई, डबल बॉन्ड CH2, ये मेरी एक हाइड्रोजन के साथ ही, बाकी 2 के साथ मेरे पास टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इस केस में मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप है तो मेरे पास टोटल 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 है तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएंगी। मोर इज़ द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज़ द स्टेबिलिटी। तो ऑन दैट बेसिस मेरे टर्शरी फ्री रेडिकल्स मोस्ट स्टेबल होंगे, देन मेरे पास सेकेंडरी एंड देन मेरे प्राइमरी। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन मेरा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का ऑर्डर, टर्शरी वाले रेडिकल्स मेरे मोस्ट स्टेबल होंगे, देन सेकेंडरी, देन मेरे पास प्राइमरी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे पास बेंजाइल है, डाइबेंजाइल है एंड ट्राई है, दैट इज CH2 रेडिकल। अब इस केस में मेरे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे मेरी ऑर्थो पोजीशन पे रेडिकल आ गया, CH2 डबल बॉन्ड
यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मेरा रेडिकल आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसा हो गया, अगेन ये बॉन्ड और ये रेडिकल और एक रेडिकल मेरे पास यहाँ इस पोजीशन पे आ गया। मैं फिश हुक एरो से दिखा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, ये मैं बेंजीन एरोमेटिक रिंग दिखा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे रेडिकल आ गया। देन उसके बाद ये रेडिकल मेरा यहाँ पे बॉन्ड बना गया, इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना गया और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे चला गया। तो मेरे पास नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये रेडिकल आ गया। नेक्स्ट में मेरा ये रेडिकल और इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन वापस CH2 पे चला जाएगा। मेरे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल ओरिजिनल रेडिकल आ जाएगा, CH2 रेडिकल डबल बॉन्ड। तो एक एरोमेटिक रिंग से मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। ऐसी अगर मेरे पास डाइबेंजाइल हो, सॉरी डाइफिनाइल हो, C6H5 C6H5 मेरा मोर नंबर हो गया एज़ कम्पेयर टू बेंजाइल की। ऐसी अगर ट्राइफिनाइल हो तो मेरे पास ट्राइफिनाइल वाला कार्बोकेटाइन रेडिकल सबसे स्टेबल हो गया, डाई वाला उससे कम, मोनो वाला मेरा उससे कम। तो इन दिस वे मैं फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकती हूँ।